हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर तपन भादविया। आज का हमारा टॉपिक है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं, ट्रेडिशनली दो प्रकार के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बैलेंस शीट जो कि वित्तीय स्थिति को बताती है किसी अंतिम दिन किसी वित्तीय वर्ष के, दूसरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या इनकम स्टेटमेंट हम बनाते आए हैं, जो ये दर्शाता है कि व्यवसाय की एक वित्तीय वर्ष में ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अर्थात की लाभ अथवा हानि क्या रही। आजकल हम तीसरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैश फ्लो स्टेटमेंट भी बनाते हैं, जो कि कैश फ्लो की स्थिति ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल एक्टिविटीज से जुड़ी हुई हो उन्हें दर्शाता है। आज हम जो बात कर रहे हैं वो बैलेंस शीट के संदर्भ में कर रहे हैं कि बैलेंस शीट में जो विभिन्न आइटम एनालिटिकल फॉर्म में या वर्टिकल फॉर्म में दर्शाए हुए होते हैं, इस प्रकार देखा जाना चाहिए। यहां आप देख रहे हैं बैलेंस शीट का पहला भाग ए, सोर्सेज ऑफ फंड्स, जिसमें शेयर होल्डर्स फंड की गणना करने के लिए जो तरीका या जो प्रदर्शन का तरीका रहेगा वो ऐसे इक्विटी शेयर कैपिटल पेडअप, ध्यान रहे ऑथराइज्ड, सब्सक्राइब्ड या इशूड कैपिटल यहां पर बैलेंस शीट में शामिल नहीं की जाती है आउटर कॉलम में कंप्यूटेशन पर्पज से। सो पेडअप कैपिटल आपको लेना है यहां पर। प्रेफरेंशियल कैपिटल पेडअप, सारे तरीके के रिजर्व, ऑल टाइप ऑफ रिजर्व्स यहां पे आपको जोड़ने हैं, जिसमें कि सरप्लस या पीएनएल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस स्वतः शामिल हो जाएगा। इस योग में से जो आपकी ट्रेडिशनल बैलेंस शीट है उसमें एसेट साइड में नीचे ही नीचे का जो आइटम होता है मिसलेनियस एसेट्स या फिक्टिशियस एसेट्स, उनको यहाँ पे इसमें से घटा देना है। फिक्टिशियस एसेट्स कृत्रिम संपत्तियां, वास्तव में खर्चे और हानियां हैं जो पूर्व में लाभ की अपर्याप्तता के कारण राइट ऑफ नहीं किए जा चुके हैं, जैसे कि पीएनएल अकाउंट डेबिट बैलेंस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर एंड डिबेंचर एटसेट्रा। जब हम इसको घटा देंगे तो ये जो नया आइटम बनेगा आउटर कॉलम में आप देख रहे हैं, ये कहलाएगा इक्विटी। इसके बहुत सारे नाम है, प्रोप्राइटर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड, इसी को हम ऑनर्स फंड भी कहते हैं, इंटरनल इक्विटी या नेटवर्थ। यह है भाग ए। सोर्सेस ऑफ फंड में दूसरा तरीका है फंड्स को इकट्ठा करने का, वो है लॉन्ग टर्म लोन्स। ये मुख्यतः बाहरी लोगों से लिए हुए लोन्स हैं, जिसमें सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लोन्स हो सकते हैं, बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या अन्य किसी से ये लोन लिए गए हैं, जिन पे एक निश्चित दर से ब्याज दिया जाना तय होता है। दूसरा डिबेंचर, जो कंपनी ने ही जारी किए हुए हैं परंतु इनके ऊपर भी ब्याज दिया जाना तय होता है। तो इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो इनका योग कहलाएगा वो है डेट्स या लॉन्ग टर्म लोन्स। ये हो गया बी। ए इक्विटी या प्रोप्राइटर्स फंड और बी डेट्स। ए जो शेयर होल्डर फंड है, जो इंटरनल सोर्स कहलाता है फंड्स का। बी जो लॉन्ग टर्म लोन्स हैं वो एक्सटर्नल सोर्स कहलाता है फंड्स का। इन दोनों को जब हम जोड़ दें तो ये लॉन्ग टर्म फंड LTF कहलाएगा। A प्लस बी मीन्स इक्विटी प्लस डेट्स इज लॉन्ग टर्म फंड। वर्टिकल फॉर्म में बनाई जाने वाली इस बैलेंस शीट का दूसरा भाग है बी, एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। ए भाग जहां
फंड्स के सोर्सेस को, स्रोतों को बताता है, वहीं बी भाग इन्हीं कोशों के उपयोग को प्रदर्शित करता है। कोशों का उपयोग इस प्रकार से किया जा सकता है, ये कार्यशील पूंजी या वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्ट किए जा सकते हैं और यही स्थायी संपत्तियों, फिक्स एसेट्स में भी इन्वेस्ट किए जाते हैं। जब हम चालू संपत्तियों की बात करें, करंट एसेट्स की बात करें, तो यह कैश, बैंक, मार्केटेबल सिक्योरिटीज वो इन्वेस्टमेंट हैं जिन्हें तुरंत ही मार्केट में बेचा जा सकता हो और नकद में परिवर्तित किया जा सकता हो। BR, डेटर्स, लूज एंड टूल्स, अदर करंट एसेट्स, स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंसेस, इन सब का योग चालू संपत्तियां या करंट एसेट्स CA कहला जाएगा। चालू संपत्तियां वास्तव में वो हैं जिन्हें की चिट्ठा बनाने की तिथि के बाद के 1 वर्ष के अंदर नकद में परिवर्तित करवाया जा सकता हो। इसमें से पार्ट ए में से पार्ट बी यानी कि करंट लायबिलिटीज, चालू दायित्वों को घटाया जाना होता है जिससे कि कार्यशील पूंजी ज्ञात की जा सकती है। चालू दायित्वों में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बिल्स पेबल्स, क्रेडिटर्स, अदर करंट लायबिलिटीज, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रपोज डिविडेंड इत्यादि को जोड़ लिया जाता है, तो ये चालू दायित्व करंट लायबिलिटीज हो जाएंगे। चालू संपत्तियों में से चालू दायित्वों को यहां जब आप देख रहे हैं तो CA में से CL को घटाने पर, A में से B को घटाने पर कार्यशील पूंजी या वर्किंग कैपिटल ज्ञात हो जाती है। तो कोई भी व्यवसायिक संस्थान कार्यशील पूंजी में उचित विनियोग रखना चाहेगा जिससे कि उसकी जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है उनको परफॉर्म किया जा सके, उनको परफॉर्म किया जाना सुनिश्चित किया जा सके। तो कार्यशील पूंजी वो पूंजी है जिससे कि व्यवसाय की ऑपरेटिंग एक्टिविटीज परफॉर्म की जानी है। इसी प्रकार से कुछ स्थायी संपत्तियों में प्रत्येक व्यवसाय को विनियोग करना पड़ता है जिससे कि वे व्यवसाय की बाकी सारी गतिविधियों को आधार प्रदान करें। चालू संपत्तियों में जहां वो संपत्तियां हैं जिन्हें 1 वर्ष के अंदर कैश में परिवर्तित करवाया जा सकता हो, इनको छोड़ के जितनी भी संपत्तियां हैं वो सारी स्थायी संपत्तियां कहलाएंगी, जिसमें आप यहां देख रहे हैं नेट ब्लॉक, अर्थात जो डेप्रिशिएबल एसेट्स हैं उनके ग्रॉस ब्लॉक में से डेप्रिसिएशन घटा दें तो रिटर्न डाउन वैल्यू जो बचता है वो हम यहाँ पे इसमें जोड़ेंगे। इसके अलावा जितनी भी नॉन डेप्रिशिएबल फिक्स एसेट्स हैं उनको इसमें जोड़ दिया जाएगा। जो कोई निर्माणाधीन पूंजीगत संपत्तियां हैं तो उन्हें यहाँ पे जोड़ दिया जाएगा। इन्वेस्टमेंट अगर हमें ज्ञात है, और ध्यान रहे कि अगर इन्वेस्टमेंट ट्रेडेबल हैं, मार्केट में बेचने योग्य हैं, तो यही इन्वेस्टमेंट चालू संपत्तियों में मार्केटेबल सिक्योरिटीज के नाम से कैश और बैंक के इक्विवेलेंट लिक्विड होकर वहां शामिल हो जाएंगे। अन्यथा ये फिक्स एसेट्स में शामिल किए जाते हैं। इन्हीं में इंटेंजिबल एसेट्स को अगर हम जोड़ दें तो ये फिक्स एसेट्स का टोटल आ जाएगा। इंटेंजिबल एसेट्स में गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, लाइसेंस, ये वो संपत्तियां हैं जिन्हें हम व्यवसाय के लाभार्जन के लिए उपयोगी मानते हैं, परंतु हम जिसे देख छू नहीं सकते। तो ये चालू संपत्तियां, इसमें से चालू दायित्वों को घटाकर कार्यशील पूंजी, अब इस कार्यशील पूंजी में इन फिक्स एसेट्स के योग को जोड़ दिया जाए तो ये कैपिटल एम्प्लॉयड, व्यवसाय में विनियोजित पूंजी कहलाएगी।
पिछली स्लाइड में आपने देखा था ए पार्ट, सोर्सेज ऑफ फंड्स। तो सोर्सेज ऑफ फंड्स का जो इंटरनल और एक्सटर्नल तरीके से इकट्ठा करने का तरीका था, उन दोनों को जोड़ के जो आइटम बना था वो था लॉन्ग टर्म फंड्स, एलटीएफ। और इस स्लाइड पे आप जो देख रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, इसका अंतिम निर्णय भाग जो बना वो कैपिटल एम्प्लॉयड। तो लॉन्ग टर्म फंड्स और कैपिटल एम्प्लॉयड हमेशा बराबर होंगी, जैसे कि आप ट्रेडिशनल बैलेंस शीट में देखे थे कि टोटल लायबिलिटीज हमेशा टोटल एसेट्स के बराबर होती थी। ठीक इसी प्रकार से जब हम वर्टिकल फॉर्मेट में या एनालिटिकल फॉर्मेट में हम बैलेंस शीट को बनाते हैं तो सोर्सेज ऑफ फंड्स हमेशा एप्लीकेशन ऑफ फंड्स के बराबर होंगे, अर्थात कि लॉन्ग टर्म फंड हमेशा कैपिटल एम्प्लॉयड के बराबर होगा। तो आज की इस लेक्चर में इतना ही। हमने बैलेंस शीट के बारे में जाना कि जब हमें बैलेंस शीट का किसी कंपनी की वित्तीय स्थिति में बैलेंस शीट का विश्लेषण किया जाना है तो बैलेंस शीट को इस प्रकार से अरेंज हम कर सकते हैं। ये आने वाले लेक्चर्स में जब हम देखेंगे रेशियो एनालिसिस वगैरह, तो उसमें बहुत सारे आइटम्स की कंपटीशन में हमें इस प्रकार की बैलेंस शीट से विभिन्न मदों को कंप्यूट करने में मदद मिलेगी। थैंक यू।